अस्सलाम वालेकुम मेरे लोग में एक बार दोबारा खुशामदीद। आज बहुत अहम टॉपिक और इस टॉपिक के अलावा कोई और टॉपिक हो भी नहीं सकता। मई 2025 शायद आने वाली कई दहाइयों तक याद रहेगा मुंह तोड़ जवाब जो भारत को मिला है। पाक भारत कशीदगी जो 7 मई 2025 से शुरू हुई और अमेरिका की सालसी में दोनों ममालिक फौरी और मौसर जंगबंदी पर राज़ी हो गए। एक अच्छी खबर थी, जंग किसी के फ़ायदे में नहीं होती, लेकिन इन 2-3 दिन की जो सिचुएशन थी और जो भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला है, इसके अब मुआशी असरात क्या होंगे, मिलिटरली असरात क्या होंगे और इंटरनेशनली पॉलिटिकली क्या असरात होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमाम अहमद रज़ा खान साहब के पोते भी हैं, जवाद रज़ा खान साहब, और लेफ्टिनेंट कर्नल और इंटरनेशनल अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस में ना सिर्फ उन्होंने मास्टर्स किया है, इस पर इनकी गहरी नज़र है। कई तहकीकात इनकी मुख्तलिफ इनकी पब्लिकेशंस भी सामने आ चुकी हैं। अच्छा जवाद साहब, एकदम अमेरिका आया और एक दिन पहले तक जेडी वेंस का एक बयान था कि भाई आपके अपने मामलात हैं, आप पे ही देखो वाला सीन था। तो एकदम ट्रम्प साहब को बीच में आके मीडिएशन ना सिर्फ करवानी पड़ी, इस पर भारत राज़ी भी हो गया। फिर बात ये सामने आई, आप ही बता रहे थे और मैंने उसको भी सुना कि CNN पे जो क्लिप है, निक रॉबर्टसन साहब जो बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि भारत हाथ जोड़ के गया है नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस के पास। कुछ इंटेल थी उसके पास, भारत के पास, कि पाकिस्तान कुछ करने वाला है, तो भागा भागा गया है और फिर अमेरिका को मुदाखलत करनी पड़ी है कि इस जंग को ख़त्म करो। तो ये क्या मामला है सर? ये जब आप बड़े कैनवस पे देखते हैं ना चीज़ों को, इंटरनेशनल रिलेशंस में देखते हैं, इकोनॉमिक्स में देखते हैं, मिलिट्री इंटरवेंशंस में देखते हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में देखते हैं, तो ये एक स्टेज का पहला स्टेज है बड़े प्रोसेस का। इसके बाद इसके ट्रिगर एक्शंस होते हैं और फिर अगले चीज़ें ट्रिगर होती जाती हैं, फिर आपको बड़ी पिक्चर नज़र आती है। ये एक पहला स्टेज यकीनन पाकिस्तान हैज़ वन इट। नाउ हाउ टू कंसोलिडेट, हमने इस पे कंसोलिडेट कैसे करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। इसके आपको 3 फ़ायदे हुए हैं। पहले इसको छोटा सा मैं बता, मिलिटरली आपने एक बात क्लियर बता दी कि टेक्नोलॉजिकली जो आप मिलिटरली कहीं पे भी पीछे नहीं है। आपने वेस्ट का 5th जनरेशन जहाज़ गिराया और ऑन कॉल गिराया एक दफ़ा। यानी कि जो हम कहते हैं कि ये डिफेंस बजट इतना क्यों है, आर्मी ने उसको जस्टिफाई किया कि भाई इस वजह से है। डेफिनेटली, लेकिन जो हमारे यहाँ कुछ लोग टेक्नोलॉजिकल इल्जाम लगाते हैं। हाँ। लेकिन जो वेस्ट आपको कहता है कि आपके पास चाइनीज टेक्नोलॉजी है, तो ये तो बेकार टेक्नोलॉजी है। वेस्ट के किसी जहाज को आप, उसके किसी कम्युनिकेशन सिस्टम को आप टेक ओवर नहीं कर सकते, लेकिन वर्ल्ड हैज सीन नाउ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट है। इसके दूरस नताइज हैं। नंबर 1, आपने राफेल गिराया और एक PL-15 से उस पर रख कर JA-10C के ऊपर रख कर, और आपने वो BBR इस्तेमाल करके आपने वो गिराया। जहाँ दोनों चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड, तीनों पूरा कॉम्बिनेशन चाइनीज है, एक चीज़ पाकिस्तानी, एंड दैट इज़ द पायलट। सो दैट इज़ अ कमाल कॉम्बिनेशन जो ये आपने वर्ल्ड को प्रूव करके दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट के जितने भी 5th जनरेशन जहाज़ हैं वो अब सेफ नहीं है। दिस इज़ वेरी बिग क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑन दी मिलिट्री इंडस्ट्री ऑफ वेस्ट। क्यों? सारी आपको पता है दुनिया में इकोनॉमी मिलिट्री पे चलती है। आप एक शोशा खड़ा करते हैं, उसके बाद दोनों पार्टियों को आप असला बेचते हैं, उसी से इकोनॉमी चलती है। तो अब यहाँ पर जो है पूरा ड्रिफ्ट आएगा, दुनिया देखेगी, रफाल को देखेगी, इवन F-22s को देखेगी, जो अमेरिकन हैं, इन सब को देख के ये क्या, दिस इज अ बेटर ऑप्शन, मच चीपर एंड वेरी चीपर एज वेल। वो इसी तरह की बात है, एक टी-शर्ट जो है वो आपको एडिडास की मिल जाएगी 6,500 की, तो चाइनीज़ टी-शर्ट आपको 250 रुपये में मिलेगी। तो अगर वो वही फ़ायदा दे रही है तो फिर आई थिंक इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल एज। और आपका CM-400 चाइनीज़ मिसाइल सिस्टम वो अप्लाई हुआ और उसने S-400 को तबाह बर्बाद कर दिया। दिस इज अनदर टेक्नोलॉजिकल एज। राफेल हो गया, ये हो गया। तीसरी एक बहुत बड़ा, बैंगलोर जी आपकी सिलिकॉन वैली है। इंडिया कहता है हमारी सिलिकॉन वैली है बैंगलोर, और हम लोग बहुत आगे हैं। पूरे आपके पावर हाउसेस, 70% पावर हाउसेस वर हैक्ड बाय पाकिस्तानी और चाइनीज हैकर्स, वॉट एवर दे आर। रिजल्ट देखें कि उनकी सिलिकॉन वैली के जितने भी सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स थे, दे ऑल फेल्ड। दैट इज द रीजन। उन्होंने प्रॉपर वॉलिंग नहीं की हुई। क्या नहीं किया हुआ था? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट सिस्टम? कि पूरी की पूरे इंडिया में 70% हिंदुस्तान में लाइट चली गई। ये एक तीसरी अच्छी बड़ी टेक्नोलॉजिकल एज है जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखा दी। अब आ जाते हैं आप इसके गेन्स के ऊपर। यहां से अब बात आशर हमने पहले बताया कि शुरू हुई है।
इससे आगे बहुत कुछ होना है और वहीं पे हम लूज करते हैं। पुरानी तारीख के हिसाब से हम वहीं लूज करते हैं। हम जब टेबल पे बैठते हैं तो हम शायद गुलामी कुछ ज़्यादा है हमारे अंदर, हम फिर अच्छे गुलाम बन जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि उसके रीसेंट एग्जांपल 99 की कारगिल वॉर है, जब भारत गया था घुटने पकड़ने अमेरिका के, भाई खुदा का वास्ता बचाओ, और उस वक्त के बाद भी हमने शायद कुछ चीज़ें लूज की जो हम कर सकते थे, हमारा एज था, हमारा अपर हैंड था, और आपका और अब वही सिचुएशन रिपीट हुई। एग्जैक्टली वही सिचुएशन, बल्कि उससे कहीं, क्योंकि अब तो इंटरनेशनल उन्होंने एग्रेशन दिया, इंडियंस ने एग्रेशन किया, पाकिस्तान ने कोई एग्रेशन लेकिन वो एक बात कहते हैं जी 22 अप्रैल को एस्केलेशन हो गई। हाँ, उस पर हम आएंगे जब हम बात करेंगे ना इसकी पॉलिटिकल सीक्वेंस की, तो इस पे भी आएंगे। हम बात कर रहे थे कि हम इसको कैसे कैश कराएं, टेबल पे आते हैं ना। अब टेबल पे आके हमें इसको इस तरह कैश कराना होगा कि पहले तो सिंध ताश मादे का टेपर करें प्रॉपर तरीके से, एक प्रोटोकॉल उसमें ऐड करें, और ये जो हरकत अभी इंडिया ने की थी ये दोबारा ना हो, कभी ऐसा सोचा भी ना जाए। आपने डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट देखा, शायद दूसरा भी देखा होगा, जिसमें उसने कश्मीर में भी मीडिएशन के लिए ऑफर किया कि जी मैं तैयार हूं इफ बोथ पार्टी अग्रीज। अच्छा, ये वो चीज़ है जिससे इंडिया हमेशा परेशान रहता है, थर्ड पार्टी मीडिएशन। वो कहता है मैं बायलैटरल बात करूंगा, हम और पाकिस्तान बात करेंगे, और पाकिस्तान तो बायलैटरल भी नहीं करता, पाकिस्तान से तो करना ही नहीं है ना उसने, इसलिए वो थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कह दिया तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया को पड़ गई है। नाउ दे हैव टू पुट देयर डोजियर्स, ठीक करें अपने कागज। नहीं, प्रॉब्लम क्यों पड़ गई? किसी चाइना ने तो मीडिएशन की दावत नहीं दी ना, अमेरिका ने दी, उन्हीं का तो बेबी है इंडिया। चाइना की मीडिएशन का जमाना शायद 50 साल बाद आएगा, अभी फिलहाल तो अमेरिका का ही उन्हीं का बेबी है ना सर इंडिया। वो क्यों परेशान होगा? परेशान इसलिए होगा कि जब अमेरिकन कोई बात करते हैं, एटलीस्ट वेस्टर्न मीडिया उसको पिक करता है। अब वो लोग इसको अपनी बात नहीं कर सकते। हाँ, तो अब वो ये बात नहीं कर, मीडिया तो पिक करेगा ना उसको, चाहे उसने जैसी भी बात की है, मीडिया उसको पिक करेगा, क्योंकि ट्रंप ने अगर उसने वही किया जो गजा में अमेरिका ने किया था, उससे फिर क्या कर लेंगे? हाँ, आपने अपने कागज ठीक रखे ना, ये टाइम है कागज ठीक करने के, डोजियर्स ठीक करने के। अच्छा, इस जंग में पहलगाम हो या पुलवामा हो, दोनों उन इंसिडेंट्स पे डिस्कशन कभी नहीं हुई ना। उस जंग के नतीजे में पहली बारी जो 2019 में हुई थी, उसमें भी उस पर डिस्कशन कम हुई, पुलवामा के ऊपर ज़्यादा ये हुआ, अभिनंदन वापस हो गया ना होता है। लेकिन अब इस दफ़ा क्या चेंज है? इस दफ़ा सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब वो ये डिस्कशन में आ गया है कि ये हुआ ही क्यों था। कभी किसी ने ये सवाल किया पुलवामा क्यों हुआ था, लेकिन पहलगाम क्यों हुआ था, ये नॉट लेस देन अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है कि अब आपको कश्मीर पे बात करनी पड़ेगी। दिस इज अनदर, जिसके कागज ठीक होने, ये 2 पॉइंट्स आपके सामने हमने बताया कि पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं जिन पे आप बड़े अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, और आइंदा कोई ऐसा इवेंट ना हो 5 साल बाद फिर आपको कोई तकलीफ हो कहीं इंडिया में, और वो कह लीजिए पाकिस्तान ने किया और 24 घंटे बाद चढ़ दौड़े। इस चीज को रोकने के लिए भी एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट होना चाहिए। जो डोजियर्स हैं ना, जो पिछले 70-75 साल हम बना के फाइलों में दबा देते हैं, वो डोजियर्स निकालें और नए लोग उनको पढ़ें और उसके हिसाब से अपने पॉइंट्स बनाएं। अपने पॉइंट्स जब तक नहीं बनाएंगे हम कोई जंग टेबल पे नहीं जीत सकते, यहाँ ग्राउंड पे जीतने के बाद भी हार सकते हैं। वी कैन लूज दिस वॉर राइट ऑन द टेबल। ये बात आप जहन में रखिए, इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टेबल पे आपने चीज़ को हारना नहीं है, तो अपने कागजों को तैयार, अपने केस को बनाएं। और ये जिम्मेदारी किसकी? पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को तमाम सिक्योरिटी अपैरेटस और तमाम इंस्टीट्यूशंस उसको नहीं, फौज अपना काम कर चुकी है, अब पॉलिटिकल सिस्टम को काम करना है। सिक्योरिटी के इदारों का काम इनपुट देना जरूर रहता है, उनकी इनपुट के बगैर चीजें नहीं चलती, लेकिन आपको एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर चाहिए होता है जिसने ये काम करना है। मतलब यू मे नॉट अग्री टू मी राइट नाउ, मुझे पॉलिटिकल सीन पे तो ऐसा कोई नजर नहीं आता जो कि इसको इतने अच्छे कागज बना के समझकर और जाके डिलीवर करे। हम तो पर्चियां ढूंढते हैं, हमारे लीडर तो पढ़ने के लिए, तो ऐसा बंदा चाहिए जो, खैर ये भी सर फरबटम पे बात अभी देखे ना, अभी ये भी तो इतने बड़े होते पे पर्ची देख के बात करना बेहतर है, वरना बाद में माफिया मांगनी पड़ती है। नहीं, माफिया मांगनी पड़ती हो, वो तो आपने देखा ही है, पॉलिटिक्स में यू टर्न्स भी आते हैं, सब बगैर पर्ची वाले भी एक साथ थे, वो माफिया मांगते थे। मैं कहना चाहूँ कि ये तो एक स्टांस है ना, एक वाकया है। हम जब एक बड़े डोमेन में बात करते हैं ना आशर, तो हमें पॉलिटिकल लीडरशिप अच्छी चाहिए होगी। जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप उस क्वालिटी की, जिस क्वालिटी की मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान में, एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, आई डोंट थिंक सो वी कैन विन दिस ऑन। और इसकी एक वजह कोई कि वो खामोश रहे पूरी सिचुएशन में, इसके अलावा कोई वजह आप क्या समझते हैं? नहीं, ये वजह नहीं, उनकी कॉम्प्रीहेंशन नहीं है इतनी। दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी टू ग्रास्प एंड डिलीवर।
मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो करप्शन केसेस हैं या क्या है। मेरी सिर्फ बात है कि उनमें ये कैपेसिटी नहीं है टू ग्रास्प द सिचुएशन। उन्होंने पहले भी मौके ज़ाया किए हैं, बहुत दफ़ा ज़ाया किए हैं, ये मतलब ये हिस्ट्री मौजूद है हमारे पास। तो इसको पहले ये अंडरस्टैंड कीजिए। ये आपके अच्छा, तो तीसरा बड़ा फ़ायदा जो आप शायद हम समझ रहे हैं कि अमेरिका माई बाप बन रहा है, तो हमें बता दिया। अमेरिकन को भी बहुत बड़ा झटका लगा है सर। इकोनॉमिकली ऑलरेडी चाइना उनको टीका लगा चुका है, ठीक है ना। उन्होंने टैरिफ लगाया और आज दोबारा खिफत मिटाने के लिए वो टैरिफ लगा रहे हैं। और हाँ, और वो आज भी बात हुई है कि हम बात कर सकते हैं चाइना से। आज भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि हम चाइना से टैरिफ पे बात कर सकते हैं। और दूसरा टीका क्या लगाया है, पूरी वॉर मशीनरी जीरो हो गई है जी वेस्ट की और रशिया की। मतलब यू टेक एन एग्जाम्पल, आप सब हथियार तो नहीं ना टेस्ट करते, और वॉर थिएटर में ये पहला टेस्ट था। बाकी एक्सरसाइजेज होती हैं, बंदा बड़ा अच्छी एनवायरनमेंट होती है, सब चीज़ ठीक चल रही होती है, कोई दुश्मन नहीं होता जो फायर कर रहा होता है, अज्यूम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर वॉर थिएटर में टेस्ट हुआ है ये इक्विपमेंट। दिस इज फॉर गुड। नाउ चाइनीज टेक्नोलॉजी अगर यहाँ पे भी टेक ओवर कर जाती है मिलिट्री हार्डवेयर में, तो अमेरिका के पास बेचने को फिर नहीं रह जाते हैं। तो इसलिए या वेस्ट को बेचने को चने ही रह जाते हैं। फिर इसलिए इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और अमेरिकन टेक्नोलॉजी और वेस्ट टेक्नोलॉजी का बड़ा मवाजना हो गया है पूरी दुनिया के सामने, राइट इन दी वॉर थिएटर। तो कल को इंडिया चाइना से लेना शुरू हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? मुझे डिफेंस मिनिस्टर का बयान, उसकी वीडियो आपको भी मैं शेयर कर लूँगा। किसका डिफेंस? चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया कि उसकी जो ट्वीट थी उसके नीचे ये लिखा था कि अगर हमने अनकंडीशनल सप्लाई शुरू कर दी पाकिस्तान को अपने वेपन सिस्टम की, अनकंडीशनल, जिसमें यानी कोई हालांकि ये JF-17 और ये J-10 जो हैं, ये प्रॉपर इनकी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हुई है, ठीक है ना। पाकिस्तान के एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में भी बनते हैं ये। ऐसा नहीं है कि अकेले चाइनीज़ बना के हमें दे रहे हैं। उसके बावजूद वो कहता है कि अगर हम सारे एम्बार्गोज हटा दें और तो इंडिया के लिए ये वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। उनके चाइनीज़ के इंडियन इंटरेस्ट क्या हैं, ये हमें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। राइट नाउ जो सिचुएशन हमारी बनी हुई है, इस सिचुएशन में हमको टेबल के ऊपर बेस्ट रिजल्ट्स लेने। लेकिन आपकी इन बातों से मैं ये खस कर सकता हूँ कि हम तो चारे के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं ना, और हमारा कोई नुकसान होगा तो इंटरनेशनल असल में जंग है 2-3 बड़े हाथियों के बीच में, और हम तो एक कोलेटरल डैमेज हो जाएंगे। तो उसमें हमारा 2 हाथी तो आप समझ में आ गया, तीसरा किसको कह रहे हैं? रशिया की बात कर रहा हूँ। रशिया अगर हाथी होता तो ये हालात अभी होते ही ना। इट्स यूनिपोलर वर्ल्ड सिंस लॉन्ग। अभी तो चाइना सर उठा रहा है, मे बी 20-30 साल और लग जाएं मिलिटरीली उसको। नहीं, रशिया का हमें तो यही बताया जाता है ना, आपको याद होगा पिछली गवर्नमेंट में वो रशिया का दौरा करने गए थे और वो बहुत बड़ा हाथी साबित करने की कोशिश। रशिया से पेट्रोल मिल रहा था ना, जो इंडिया ले रहा है ऑलरेडी, जो इंडिया ले रहा है। चाइना से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इंडिया पेट्रोल ले रहा है रशिया से, सही। अभी भी इंडिया ले रहा है उन्हीं पैसों पे जिस पे पाकिस्तान गवर्नमेंट को। मेरा कहने का मकसद ये सर, कल को चाइना और इंडिया हाथ मिला लेते हैं तो हम किधर खड़े हैं? चाइना इंडिया हाथ मिलाने की बात नहीं है, बात कल्चरली कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। बात सारी चाइना इंडिया की। एक तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें चाइनीज इंटरेस्ट को देखना है। चाइनीज इंटरेस्ट ने यहाँ तक जो पूरे प्रॉन्ग्स हैं, अगर आपने BRI का प्रोजेक्ट आपने देखा हो तो ये 4 प्रॉन्ग्स हैं जो कि हॉट वाटर्स की तरफ आ रहे हैं, वार्म वाटर्स की तरफ। वहाँ पे उसको अमेरिकन ने ब्लॉक किया हुआ है चाइना को, साउथ चाइना सी में। तो ये उसने 4 प्रॉन्ग्स निकाले, उसमें से एक प्रॉन्ग है गवादर। क्यों उसने अभी तक आपका साथ नहीं दिया? आपने तो अमेरिकन, हम तो सदा से अमेरिकन गोद में थे, आज भी हैं। इशू ये है कि अभी तक क्यों चाइना हमारे साथ चल रहा है, इतने सालों से हमारे साथ चल रहा है, बिकॉज दे नो दिस कंट्री हैज़ द पोटेंशियल उसका अलाय बनने का, गुलाम बनने का नहीं, अलाय बनने का। एक सवाल आपके जगह जवाब कंप्लीट हो गया, तो इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। इंटरनेशनली 4 ममालिक, चाइना, टर्की, आज़रबाईजान और एक कोई मुल्क और है जिसने पाकिस्तान का साथ देने का इस सिचुएशन में खुल के बात की, बाकी सब न्यूट्रल रहे। आप क्या समझते हैं सिचुएशन में सऊदी अरब और ईरान ने क्यों नहीं बात की? सऊदी अरब की कहानी ज़रा मुख्तलिफ है भाई। सऊदी अरब ने, लोग कहते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ादी सऊदी अरब या अरब ममालिक दिलाएंगे, मैं तो कहता हूँ फ़लस्तीन को ग़ुलाम ही इन्होंने किया था। और ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है, लॉरेंस ऑफ अरेबिया एंड ऑल दैट कॉन्टैक्ट बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द आले सऊद। तो इनके कॉन्टैक्ट की वजह से उन्होंने एक मज़हब का एक ख़ास किस्म का फ़िरके को इस्तेमाल किया, वहाबीज़म को, और उसके बाद ये पूरा जो इसराइल का जन्म हुआ है वो आले सऊद की गोद में ही हुआ है। तो वो मैं इस बात को मानता ही नहीं हूँ कि फ़लस्तीन को ये नहीं, हमारे लिए तो कुछ कर सकते, हमसे तो अच्छे मरासिम हैं सऊदी अरब हमसे भी मरासिम कैसे अच्छे हैं कि इंडिया
में उसकी इन्वेस्टमेंट्स हमसे कहीं ज़्यादा है। इंडिया की मैन पावर हमसे कहीं ज़्यादा सऊदी अरब में है। मरासिम होना, आई डोंट, ये भी सारी पॉलिटिकल गेमिक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की गेम है। इसमें कोई वो जो कहते हैं ना मुस्लिम ब्रदर्स, ऐसा वाला कोई सीन नहीं है। इवन टर्की का भी अगर यानी कि ये देख के, ये मंजर देख के भी आपको याद नहीं होगा कि स्टेट में वो जो कलमे वाला परचम है सऊदी अरब का, उसको रोना गया पैरों के नीचे इंडिया में, तो इसको देख के भी फर्क नहीं पड़ा होगा सऊदी अरब को कि भाई इतनी हेट्रेड है। जो हार्पून्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो इजराइल के इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जेट की अपग्रेडेशन होती है इंडिया में वो भी इजरायली इक्विपमेंट पर होती है। उनको इस बात से नहीं फर्क पड़ता। और ईरान ने क्यों नहीं बोला? आप क्या समझते हैं, ईरान इस मामले में न्यूट्रल क्यों रहा? आपने, आई डोंट नो, मैं कहीं पॉलिसी डिफर ना कर जाऊं, लेकिन मोटी बात यह कि रिसेंटली हमारे 2 मार्के और हुए हैं, एक अफगानिस्तान के साथ और एक ईरान के साथ। ईरान के साथ वैसा मारकात नहीं हुआ जो अफगानिस्तान के साथ हुआ है। हाँ, मतलब स्कर्मिशेस, मतलब दोनों तरफ से बयान ही आता था कि स्मगलर्स को मारा गया। स्कर्मिशेस हैं, ना इत्तेफाकी है, इत्तेहाद नहीं है, ये गानगत नहीं है जो होनी चाहिए, वो नहीं है। यानी कि चंद सालों में हमने अपने बरादर इस्लामी ममालिक भी खोए हैं ना हमने, जो हमारे पड़ोस में बैठे, जो हमारे पड़ोस। यहाँ पर तालिबान की हुकूमत है, वो हुकूमत जो हमने 22 साल जूते खा के बनवा ली बड़ी मुश्किल से, वो तक हमने गंवा दी। इधर हमने ये ईरान से भी हमने, हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो क्यों वो हमारे साथ खड़े होंगे? वेरी वेरी। अच्छा, एक देखा होगा ये सिखों से लड़वाने की भी कोशिश की गई है पाकिस्तान को। कुछ पाकिस्तान ने कहा है कि जब अमृतसर में भारत ने खुद मिसाइल गिराए, और फिर एक गुरुद्वारे की फुटेज भारत ही मीडिया ने जारी की कि ये पाकिस्तान के मिसाइल से तबाह हुआ है। आप क्या समझते हैं, भारत इसमें कामयाब हो जाएगा या हमारी सिख कम्युनिटी समझेगी इस मक्कारी को? एक्चुअली इनकी मैंने 2 वीडियोस बनाई थी लॉन्ग टाइम बैक, जब ये करतारपुर का सारा इनिशिएटिव चल रहा था। तो आई फाउंड सिख जो है ना, वो आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान के साथ हैं। वाई दे से इट, देखो कोई आइडियोलॉजी बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फेथ का। 2 चीज़ें बड़ी कॉमन हैं पाकिस्तान की और सिखों की। एक तो वो जिस तरह हम इस्लाम में तौहीद कहते हैं ना, एक अल्लाह, इसी तरह का सिखिज़म में ओ उनकार कहा जाता है, वो भी एक ही अल्लाह का कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ी एक ये मुश्तरक सी बात है। आई एम नॉट सेइंग कि सिखिज़म और इस्लाम एक है, लेकिन मैं एक कॉमनैलिटी की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि उनके जो देवता या व्हाटएवर जो उनके वो कहते हैं, गुरु नानक साहब का मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पैन पाकिस्तान में गुजरा है। वो पैदा भी इधर ही हुए थे, उसी के बाद उन्होंने इतना बड़ा कॉरिडोर खोला है। तो मैं नहीं समझता कि फेथ क्या इतना बड़ा कनेक्शन, और गुरु नानक की बर्थ प्लेस एंड द डेथ प्लेस इज पाकिस्तान। तो उसकी तनाजुर में अगर मैं देखूं तो ये मकारी काम नहीं है। सिखों पे इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, तो मुसलमानों की तरफ से कोई एहतजाज आप क्या समझते थे? वैसे तो नहीं लगता वो इतना उनको दबाया हुआ है, नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, लेकिन 20-22 करोड़ मुसलमान हैं। इस सिचुएशन के ख़िलाफ़ एटलीस्ट न्यूट्रल रहने पर ही कोई एहतजाज कर सकते थे मुसलमान वहाँ के, वो उन्होंने नहीं किया। बजाय इसके एक और बड़ी अलार्मिंग बात ये थी कि जो कश्मीरी क़यादत है, जो मुसलमान भी हैं वो, जिसमें फिर असदुद्दीन अवैसी साहब को आप जानते होंगे, उन्होंने बाकायदा भिकमंगा, बुज़दिल, ये इस तरह के वर्ड यूज़ किए पाकिस्तान के इस सिचुएशन के लिए। तो जो मुस्लिम क़यादत है वहाँ की, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतना जहर उगल रही है, तो ये चीज़ तो पाकिस्तान, ये सेंटिमेंट तो पाकिस्तान के हक़ में होना चाहिए था। अब मुस्लिम क़यादत अशर कौन सी है उधर? आप ये भी ज़रा थोड़ा सा हिस्ट्री को ट्रैक कीजिए। अबुल कलाम आज़ाद के ही पैरोकार हैं उधर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ही पैरोकार हैं, जो कि पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे। या किन के पैरोकार हैं? मौलाना मौदूदी साहब के पैरोकार हैं, जिन्होंने बाद में ये कहा कि हम पाकिस्तान के बनने के गुनाह में शामिल नहीं हैं। अवैसी साहब उन्हीं के पैरोकार हैं। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि अवैसी साहब ये बोलेंगे कि या पाकिस्तान के फेवर में या कोई न्यूट्रल का एहतजाज करेंगे? दे कांट डू दैट। सेकेंडली, जो बाकी जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है मुसलमानों की, उनको किस तरह सप्रेस किया हुआ है, कैसे ऑर्डिनेंस लगे हुए हैं, उनके नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट पे कितना बड़ा उन्होंने एक वार किया था बैक इन 2019। तो वो सारी चीज़ें आर्टिकल 370 की बात, 370 के अलावा उन्होंने एक और भी था, एक और आर्टिकल था, मेरे जहन से नाम निकला हुआ इसका। तो वो इन सब चीज़ों की मौजूदगी में वी शुड नॉट एक्सपेक्ट इंडियन मुस्लिम्स टू टेक साइड विद पाकिस्तान एटलीस्ट। अच्छा, जितनी हम बताते हम इंसर्जेंसीज और जितने भी हालात ख़राब बताते हैं मकबूजा कश्मीर के, भारतीय कंट्रोल कश्मीर जो है, उसमें वाकई आपको लगता है कि हम, आपने कहा अपना पेपर वर्क रेडी करना पड़ेगा, इतने ख़राब हालात हैं, हम शो कर सकेंगे इंटरनेशनली दुनिया को? इसकी एक मिसाल है कि 2019 में जब आर्टिकल 370 लगा, तो कहते हैं जी वहाँ से बड़ी तादाद में फ़ौज और डिप्लॉय की गई,
तो उस वक्त जो वहाँ पर टूरिस्ट मौजूद था 2.5 से 3 लाख बताते हैं, तो ये मुझे नहीं पता, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म्स ने भी इसको शेयर किया कि जिस खत्ते में इतनी दहशतगर्दी हो रही हो या इतना जुल्म हो रहा हो, वहाँ पर इतना टूरिस्ट हो सकता है एक वक्त में, आप समझते हैं? 370 के बाद एक तो बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है उधर, और एक नहीं कई ऑपरेशंस हुए हैं उधर, और वहाँ पे क़यादत के बहुत बड़े हिस्से को जो कि एंटी इंडिया थे उनको क्लियर किया गया। फिर वहाँ पे हिंदुओं को आबाद किया गया है, डेमोग्राफी को चेंज कर दिया गया है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि जिन बातों से हमने आंखें बंद की थी वो हमारी आंखों के सामने अब आएंगी कि डेमोग्राफी जब चेंज हो रही थी तो वे वाज पाकिस्तान एंड वे वाज द पाकिस्तान गवर्नमेंट स्टांस एट दैट टाइम। किसी की भी गवर्नमेंट हो, मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट का क्या स्टांस था, ठीक है ना, कि जब वहाँ पे डेमोग्राफी पूरी चेंज हो रही थी, हिंदुओं को लाके नीचे से और आबाद किया, ब्राह्मणों को आबाद किया गया वहाँ पे, तो डेमोग्राफिकल चेंज है। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों की बहुत बड़ी अक्सरियत है वहाँ पर। अब वो कैसे रिएक्ट करेंगे, हम कागज़ दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे, ये तो एक बड़ा ABC क्वेश्चन है। मैं तो ये समझता हूँ कि इसको मुकदमे को अगर सही नीयत से लड़ा जाता तो यहाँ तक बात आनी ही नहीं चाहिए थी। हमारी बेसिकली आई थिंक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा होता है, इसके तहत काम होता है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है वो हल भी कर लेती है, और जो नहीं चाहती है वो हल नहीं भी करती है, उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं। इसलिए वो जो फैक्टर्स उस पर अप्लाई होते हैं ना, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, इकानमी, उन चीज़ों को ज़रा जहन में अगर रखें तो मैंने आपको बताया जिस तरह ड्रिफ्ट आएगा चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर, कुछ चीज़ें शायद इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी अब समझने लगे। माई प्रोटेक्शन में भी। अच्छा, इन 2-3 दिन में एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता है, एक पाकिस्तानी हैं कुछ, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं सही है जी आपने ड्रोन तबाह तो किया, मिसाइल को इंटरसेप्ट तो किया, ये इतने अंदर, इतने 100 किलोमीटर अंदर जो आ गए, ये इसको क्यों नहीं रोक सके? तो ये मिलिटरली पॉसिबल था। कौन से मिसाइल? जो ड्रोन्स आए हैं। ड्रोन्स आए, अच्छा ड्रोन्स जो है ना, इनकी एक सिस्टम के ऊपर वो काम कर रहे थे। तो जहाँ तक मुझे पता लगा कि इट वाज अ क्लासिकल डिसेप्शन प्लान बाय ओन फोर्सेस, और उन्होंने ये आने दिया उनको, और बिकॉज ये अगर उनको उस वक्त ब्लॉक कर लेते या उनको जैम कर देते तो वो जो मिसाइल्स उसी सिस्टम के ऊपर जिन मिसाइल्स ने आना था वो फिर वो चेंज कर लेते, वो लोग भी चेंज कर लेते। जब ये अगर हम जैम कर देते तो इंडियंस उसको चेंज कर लेते, उस फ्रिक्वेंसी बैंड को, उस चीज़ को चेंज करके अपने मिसाइल सिस्टम्स की ऑल्टरनेटिव फ्रिक्वेंसी पे जाते, और फिर शायद हम उनको रोक नहीं पाते। ये मैं सेकंड फेज़ की बात कर रहा हूँ। पहला तो जाहिर सी बात है वो हिट किया उन्होंने टारगेट को, लेकिन जब वो यहाँ पे कराची एयरपोर्ट पे भी लोगों ने आवाज़ें सुनी, नूर खान बेस पे भी बहुत बड़ा अटैक हुआ, लेकिन इंटरसेप्ट हुए। वो इंटरसेप्ट होने की रीज़न यही थी कि वी न्यू एग्जैक्टली कि ये हमने इस टेक्नोलॉजी के कम्युनिकेशन सिस्टम को कैसे डिसीव करना है, और फिर वो यहाँ पे फिर रहे थे। दे वर नॉट अंडर कंट्रोल विद द कंट्रोल इन। अच्छा, ये धमाके क्या हुए? इंटरसेप्ट जब कर दिए गए थे तो भी उन्होंने मिसाइल फायर कर दिया था, या जो कहा जा रहा है कि कैमिकोव या क्या जो थे ड्रोन्स, ये सुसाइड ड्रोन्स हैं, ये कामाज़ाकी सॉरी, हाँ। और ये जाके अपना काम करने के बाद वहीं फट भी जाते हैं, तो ये वो हुआ है या मिसाइल लगे? ये जो कामाकाजी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो एक टर्मिनोलॉजी बाद में, ये ड्रोन आते हैं वहाँ पे उड़ने के लिए, अपनी तस्वीर खिंचवाने तो नहीं आते ना, दे हैव अ टास्क टू डू इट। लेकिन वो यहाँ पर आके जब अपने कंट्रोल से कनेक्शन में ही नहीं रहे इंडिया से, तो उसके बाद क्या हो सकता था? उसके बाद ये अपना टाइम पूरा करते रहे, या बैटरी पूरी करते रहे, या फ्यूल पूरा करते रहे। दे केप्ट ऑन हॉवरिंग हेयर, लॉइटरिंग हेयर। आपने आर्टिकल पढ़े होंगे, लॉइटरिंग ड्रोन। जी जी, लॉइटरिंग। हाँ, ये आम जबान में थोड़ा बताएं। लॉइटरिंग का मतलब आवारा लॉइटर कर रहे हैं, मतलब उनको ज़हन में कुछ भी नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, उनको पता ही नहीं है, उनको कंट्रोल से गाइडेंस ही नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ दैट कम्युनिकेशन जैमिंग। तो उसके बावजूद जो कह रहे हैं जी वो गिर गए फिर अपने टाइम पर। मेरे ख्याल में तो उस पर गोली भी नहीं चली, हमारे तो बच्चे मोटरसाइकिल पे ले लेके फिरते रहे इनको फिर बाद में। और ये पहले अटेम्प्ट में जो कहते हैं जी मसूद अजहर वगैरह के ठिकाने तबाह किए गए, तो इसमें कोई, ये तो रजिस्टर्ड टारगेट्स थे, उनके हाथ से नहीं थे। कई दफ़ा मोदी साहब ने कामयाब हुए, डेफिनेटली कामयाब हुए, तभी तो ये 30-35 की हमारी कैजुअलिटीज़ हैं जिनके जनाजा हुई है बाकायदा, एंड पीपल हैव रिलेटेड टू गाज़ा। और तो हमें भी कुछ देखना चाहिए अपने घर की तरफ। हमने घर की तरफ बहुत देखने की जरूरत है, क्योंकि हम वज़ीर दिफा हमारे डिसोन कर चुके हैं कि भाई हम 1980s या अर्ली 90s तक थे इस गेम में। अब अगर हो रहा है तो हम इसको ओन नहीं करते। तो अब अगर ऐसी कोई चीज़ है या ऐसे टारगेट्स मौजूद हैं तो वज़ीर दफ़ा के बयान को तो डिस्कस नहीं करें बेहतर है, क्योंकि उनके बयानात में तो इस कदर नहीं, मेरे ख्याल से उनके बयान को गलत प्रोपेगेट किया गया मेरे ख्याल से। आई डोंट नो, मुझे ना तो तारड़ साहब ने दे दी ना, अमेरिका में भी बैठ के भी इस किस्म के बयान दिए थे, वहाँ जाके ये बन जाते थे कि हम
लिबरल हैं और यहाँ पे आके कहते हैं हम जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं हमारे, तो वो तो उनके बयान, मैं जनरल बात करूँगा, एक पर्सन की बात करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं होता। इट्स बेटर टू हैव अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट विच हैज़ द पॉलिटिकल बैकिंग ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बाकी अब वो कौन आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, कौन लाता है, इस पे मैं बात नहीं करूँगा। मैं बात सिर्फ ये करूँगा कि पॉलिटिकल बैकिंग ऐसी गवर्नमेंट की जिसके पास लोगों का मैंडेट हो, वो आए और उनमें थोड़ा सा ग्रे मैटर हो इस चीज़ को समझने का, वरना टेबल पे हम फिर हार जाएंगे। आई से अगेन, अल्लाह ना करे, बट वी विल लूज अगेन ऑन द टेबल। अच्छा, एक जुमला और होता है, मैंने ट्वीट भी की, बड़ी गालियाँ पड़ी है मुझे, कि कहते हैं जी फौज मुल्क चला रही है। फौज ने मुल्क बचाया भी तो है। इसमें कोई देखिए नहीं सर, ये ज्यादती है ना। अभी भी आप कह रहे हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा हो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, होना चाहिए, लेकिन दुनिया भर के मॉडल्स को अगर आप खंगाले ना तो अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट का याद नजर आता है। आप सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को उठा के आप मुझसे बेहतर समझते हैं। देखें सिस्टम कोई भी हो, सिस्टम कोई भी हो, दिस सिस्टम हैज़ टू रन बाय इंटेलिजेंट पीपल। ठीक है, अब आप डेमोक्रेसी में भी दो सिस्टम्स होते हैं। अमेरिकन में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अमेरिका में ब्रिटिश की पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अपने पास कॉपी की हुई है। बात ये नहीं है कि सिस्टम कौन सा है, सिस्टम, उस सिस्टम में कौन से लोग हैं ऐसे जो इतनी ताकत रखते हैं, दे कैन स्टैंड ऑन देयर बोथ फीट एंड टॉक टू द पीपल आइज इनटू आइज। सर लेकिन सबसे आगे कौन था? मिलिट्री सिस्टम खड़ा है ना, मुल्क बचाने के लिए। मिलिट्री सिस्टम, उसी मिलिट्री सिस्टम को अगर आप कोई भी जीरो करने की कोशिश करेगा, वो सबसे बड़ी हिमाकत करेगा, क्योंकि मिलिट्री सिस्टम की इफादियत पाकिस्तान जैसे कंट्री या किसी भी कंट्री के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी अमेरिका के लिए है, जितनी रशिया के लिए है, जितनी चाइना के लिए। एंड दे रियली फील प्राउड एज वी फील प्राउड ऑफ आवर आर्मी। इश्यू ये नहीं है कि किसने फैसला करना है, इश्यू ये है कि इनपुट सबसे लेने के एक डेमोक्रेटिक रूलर ने, जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं उसके रूलर ने एक फैसला करना है, और वो वही कर सकता है जो मैंने बताया, जो द वन हु कैन स्टैंड ऑन बोथ फीट। सही। अच्छा, बस आखिरी सवाल, इकनॉमिकली फौरी तौर पे हालात आपको बेहतर होते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि देखें कोरोना के बाद से बड़ी मार पड़ी है, हम लोग बहुत बुरे हालात में, रोज़गार के मामलात हों, बिज़नेस के मामलात हों, जंग ऐसा लग रहा था अगर खुदा न खास्ता बढ़ गई तो बिल्कुल ही लोग भूखे मर जाएंगे। अब ये सिचुएशन लग रहा है कि थोड़ी बला टली है अमेरिका की इंटरवीन करने के बाद। फौरी तौर पे आपको लगता है नियर फ्यूचर में हम पॉलिटिकली या बाकी मामला तो अपनी जगह, माली तौर पे बेहतरी की तरफ जा सकेंगे, मुआशी तौर पे? आपके मिलिट्री पैक्ट्स अच्छे होंगे, आपकी टेक्नोलॉजी को लोग एक्सेप्ट करेंगे, उससे आपका जो इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा वो देख लें आप। सेकेंडली आपकी डिजिटल अरीना में जो कामयाबियाँ मिली हैं, चाहे वो वॉर जोन में मिली हैं, लेकिन है तो डिजिटल अरीना, तो वो सोफिस्टिकेशन भी अगर लोग आपसे पूछेंगे तो, इसलिए तो कह रहा हूँ कि इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हों जो इन सब बातों को समझ के इसको कैश कराएं, इसका केस तो यकीनन फ़र्क पड़ेगा इकोनॉमी पे, क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद साहब, इस बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इस पूरी सिचुएशन को समझाने के लिए। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।